अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ खला बाय महानूर ज़ारा का 9th एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। 19 साल पहले वजीरिस्तान में एक छोटे से गांव में मौजूदा ही था कि लड़का और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करें, उसकी मश्क भी छुपाने की कोशिश करें और फिर वही मश्क आपको मिल भी जाए। गुलरेज खान हिना दावर से मोहब्बत में मुबतला था और यही हालत दूसरी तरफ भी थी। पर दोनों खामोश रहे, कहीं किसी को पता ना लग जाए। और एक दिन गुलरेज की माँ ने उससे हिना दावर की बात कर ही ली थी। वो खामोश रहा, पर दिल ही दिल में मुतशक्कर भी हुआ। रिश्ता हिना दावर के हाथ डाल दिया गया था। हिना के भाई इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। उनके मुताबिक गुलरेज खान उनके पल्ले का नहीं था, पर हिना का बाप गुलरेज के हक में था। हिना भी उम्मीद और नाउम्मीदी की सीढ़ी पर खड़ी थी। कभी गिरने लगती, कभी लड़खड़ाकर सीढ़ी थाम लेती थी। अगर वो दिल का हाल किसी के साथ शेयर करती थी तो वो फरहा थी। फरहा उसकी फर्स्ट कजन थी। हिना के बाप से जरार के लाख इख्तलाफात सही, पर हिना और फरहा की दोस्ती पर इन इख्तलाफात का कोई असर नहीं पड़ा था। उन दिनों हिना के मोहल्ले के घर में फोन की सहूलत मौजूद थी। हिना को अपना दिल किसी के साथ हल्का करना था, और वो फरहा थी। हम भागने का सोच रहे हैं। दिन की सुनहरी धूप कुशादा से सहन में पड़ रही थी। वो उन्हें मोहल्ले का बलोची आंटी के घर फोन की सहूलत इस्तेमाल करने आई थी। आंटी खुद अंदर कमरे में सो रही थी और उनका पोता सहन में दूर बैठा कंचों से खेल रहा था। हिना ने मुंह के आगे हाथ का प्याला बना रखा था और आवाज सरगोशी से भी कम थी। खबरदार! फरहा घबरा गई थी। वो लोग मार डालेंगे तुम्हें। तुम गांव में रहती हो, तुम्हें हालात का ज्यादा पता है। मैं तो शहर में रहते हुए गांव के हालात सुन लिया करती थी और सहम जाती थी। अपनी जान पर रहम करो। तुम कह सकती हो ऐसे? तुम पढ़ी लिखी बरसरे रोजगार लड़की थी। तुमने जिससे शादी नहीं करनी थी नहीं की। अपने हक के लिए बोली, अपने लिए खड़ी हुई। तुम खुद को मेरी जगह नहीं रख सकती। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। मेरे लाला खुशहाल से मेरी शादी करना चाहते हैं, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं अब गुलरेज के अलावा किसी के साथ नहीं रह सकती। वो बस रो देने को थी। हर इंसान को यही लगता है कि दूसरा कम तकलीफ में है। मेरी अपनी जगह मुश्किलात हैं। तुम नाराज मत होना। मेरे बाप ने मरते हुए गांव में हमारी एक ही जमीन तुम्हारे बाप के नाम कर दी थी। मैं अपने लाला को देखती हूँ, वो कितने परेशान हैं इस वक्त। खैर, ये अलग कहानी है, पर मैं कभी तुम्हारा हौसला अफजाई नहीं करूंगी। तुम क्या करती अगर मेरी जगह होती? तुमने खुद ही कहा है मैं तुम्हारी जगह नहीं हो सकती। अच्छा, रख कर देखो। हिना होठ चबाते हुए दूसरी तरफ की खामोशी सुनने लगी थी। नहीं हो पाया, सॉरी हिना, तुम मेरे ख्यालात जानती हो। मैंने कभी किसी मर्द को इस नज़र से नहीं देखा, कभी कोई भाया ही नहीं। इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर मुझे कोई अच्छा लग गया तो क्या करूँगी। फरहा ने जैसे हार मान ली थी। और तो बड़ी सारी मोहब्बत होती है, मुझे भी हुई है और अब मैं उसे अपना चुकी हूँ। बस अब एजाब कबूल कर कर मुकद्दस रिश्ता बनाना है। उसका सिर्फ ये कसूर है कि वो मेरे खानदान जितना अमीर नहीं है। दादी तो उसके हक में है, पर लाला ने धमकी दी है कि मैं खुद को गोली से उड़ा दूंगा अगर उससे रिश्ता तय पाया तो। इसलिए उसका दिल डूबा था। अगले जुमा मेरा निकाह तय किया है। फिर तुम डायरेक्ट उस खुशहाल को बता दो ताकि वही पीछे हट जाए। वाह फरा वाह! तुम ज़्यादा पढ़ लिख गई हो ना, इसलिए ऐसी आज़ाद ख़्याल बातें कर रही हो। ऐसे तो पूरे गाँव में ये बात फैल जाएगी और हम दोनों को चौक पर खड़ा करके लाला गोली मार देंगे। कम से कम भागने से जान तो बच जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है इतने बड़े कदम पर लाला और तुम्हारे दादी तुम दोनों को माफ़ कर देंगे? साथ रहने देंगे? मत माफ़ करें, हम वापस आएँगे भी नहीं। गुलरेज़ ने शहर में काम का सोचा है, हम मिलकर गुज़र-बसर कर लेंगे। मैं अब क्या कह सकती हूँ, जब दिल के हाथों तुम इस हद तक मजबूर हो कि अंजाम भी नहीं सोच रहे। फरहान गहरा सांस भरा था। उन्हीं दिनों अपने कॉलीग के साथ वो एक सेमिनार में गई थी जो कानून से मुतालिक थी, जिनका मौजू ऐसे केसेस थे जिसमें बच्चे माँ बाप की अदम तवज्जी या बुरे रिलेशनशिप की वजह से कातिल बन जाते हैं। फरहान ने बहुत दिलचस्पी से पूरा सेमिनार सुना था। वहीं अपनी कॉलीग के कज़न से मुलाकात के बाद उसकी ज़िंदगी भी बदल गई थी, या वो किसी की ज़िंदगी बदल गई थी। ठीक जुमे से एक दिन पहले हिना और गुलरेज भाग गए थे। पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी और इज्जत बर्बाद हो जाने पर हिना के भाई और बाप पागलों की तरह उन्हें बस स्टेशन और ट्रेन के अड्डों पर ढूंढ रहे थे। उनकी आखिरी दिनों की सरगर्मियों के बारे में मालूमात कराते रहे और यूं ही वो उस ब्रोची खातून के घर भी पहुंच गए थे जिनके घर से आखिरी दफा हिना ने बात की थी। वो कुछ नहीं जानती थी कि वो किससे बात करने यहाँ आती थी, पर उनके पोते ने फरहा का नाम सुना था। सो अपनी दादी को पिटते देखकर
उसने नाम बताया था, वो नहीं जानता था कि जो बताया वो दुरुस्त था कि नहीं। उसे बस अपनी दादी की जान बचानी थी। हिना के भाई खून के प्यासे लग रहे थे। वो दोनों को गोलियों से भूनकर गांव की लड़कियों के लिए इबरत का निशान बनाना चाहते थे, ताकि कभी कोई लड़की भूलकर मोहब्बत का नाम न ले। जरार के घर यास्मीन गमजदा थी। वो जानती थी गांव में ऐसी लड़कियों का क्या अंजाम होता है। वो उसकी खालाजाद बहन थी। फरहा ने यह खबर सुनकर हैरानी का इजहार नहीं किया था। वो जानती थी हिना अब जिस नहज तक पहुंच गई थी, वहां से कोई वापसी नहीं थी। पूरा खानदान उन पर थू थू कर रहा था। फरहा के नाम पर हिना के वालिदैन ने जरार को फोन कर दिया था। जरार जानता था इस सारे किस्से में उसकी बहन का कोई कसूर नहीं, इसलिए वो कुरान मजीद की कसम खाकर अपनी बहन की मासूमियत की गवाही दे रहा था। मुझे एतबार है फरहा पर। सलीमा जान ने जरार की मुंह से सारा किस्सा सुनने के बाद फौरन अपनी बेटी का दिफा किया था। मुझे भी है, इसीलिए तो अपनी इतनी बड़ी कसम खाई है। जरार दोनों हाथों की उंगलियां बाहम फंसाए बोले थे। फरहा दुपट्टे के पल्लू से मुख्तलिफ शेप्स बनाते खामोशी से सब सुन रही थी। वो बस हिना के भागने के बारे में जानती थी। ये नहीं पता था कि वो अब भागकर गई किधर थे। फरहा अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर खत्म करके दूसरे क्लास के लिए जा रही थी कि राहदारी में ही उस क्लर्क ने किसी के आ जाने की इत्तला दी थी। फरहा यूनिवर्सिटी के गेट के पास बने सब्जी की तरफ बढ़ी थी, पर वहाँ शीशे वाले काम की लंबी सी चादर में छिपी लड़की और उसके साथ सलवार कमीज पहने मुस्तरब से लड़के को देखकर ठिठकी थी। तुम लोग? हिना के नजदीक खड़े होते हुए फरहा जी जान से हैरान लग रही थी। फरहा? हिना की आंखें बेख्वाबी का शिकार लग रही थी। वो फौरन बेंच से उठी और बेताबी से फरहा को खुद में भेज लिया था। उसे उस कड़े वक्त में किसी अपने की तलाश थी जिसके गले लगकर वो रो ले। फरहा का दुपट्टा उसके आंसू से भीग गया था। गुलरेज नजरें नीचे किए बैठा रहा। फरहा बमुश्किल आधी छुट्टी लेकर उन्हें दूर रेस्टोरेंट ले गई थी। वो दोनों जैसे कई दिनों के भूखे लग रहे थे। दिन के वक्त रेस्टोरेंट में रश कम था, वरना उन दोनों को हाथों से जल्दी खाना खाते देखकर लोग उन्हें लहजा भर के लिए देखते जरूर। मैं क्या करूं अब? फरहा परेशान हो गई थी। प्लीज किसी ठिकाने का बंदोबस्त करो। जिस दोस्त के घर हमने ठहरना था, जब उसे पता लगा कि हाशिर लाला हमारे मुंह सूंघते हुए फिर रहा है, तो उसने फौरन हमें घर से जाने को कह दिया। हम कई दिनों से बसें बदल कर यहाँ आए हैं। मुझे तो उर्दू भी नहीं आती। शुक्र है ये थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। हमारे पास पैसे भी कम रह गए हैं। दुपट्टा नाक तक चढ़ाए वो बेबसी लग रही थी। तो पैसे देखकर मोहब्बत करनी थी ना। फरहा ने जलकर इतना बर्जस्ता कहा था कि गुलरेज के हाथ से लुकमा छूट गया था। वो खज्जल सा अपनी जगह बैठा रह गया था। एक और शख्स ने उसकी हैसियत पर उंगली उठाई थी। मेरा मतलब, फरहा ने फौरन अपनी बात की वजाहत की थी। पैसों के लिहाज से कुछ प्लानिंग करते। शहर में पैसों के बगैर कोई काम नहीं होता। ये गांव नहीं है जहाँ सब एक दूसरे को जानते हो। सो मदद कर डालें। और तुम्हारे लाला ने जरार लाला को कॉल की थी, कहीं मेरा हाथ ना हो तुम दोनों को भगाने में। जरार लाला ने कसम उठाई है कि मैं तुम लोगों के मामले में मुलविस नहीं हूँ। हिना की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि उसके भाई फराह तक रसाई हासिल कर सकते थे। मुझे मुश्किल में डाल दिया है तुम लोगों ने। फरहान ने गहरा सांस लेकर अपना माथा शहादत की उंगली से मसला था। मैं भागकर शादी के खिलाफ हूँ। फरहान ने डायरेक्ट गुलरेज को देखा था, जो अब खाना छोड़े सर झुकाए बैठा हुआ उसे सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आती कि जिस मर्द से मोहब्बत हो जाए, क्या उसकी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत पर हावी हो जाती है। जो तुम दोनों यूं भाग आए, पीछे तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल होगा? गुलरेज गंग बना बैठा रहा। तुमने अपने पीछे लड़कियों के लिए क्या मिसाल छोड़ी? फरहान ने अब रुख हिना की तरफ किया था, जिसकी पलकें झुक गई थी। ये मिसाल कि जो भागेगी उसे कत्ल किया जाएगा, और जो उसकी मदद करेगा उसे भी। मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहती। हिना की आंखें पानी से भरने लगी थी। याद है जब फरक लाला की बहन को कोई भगा कर ले गया था, तो क्या हाल हुआ था? वो लड़की तुम्हारी तरह अपनी मर्जी से नहीं भागी थी। उस लड़के को दरख्त से बांधकर सारी रात लड़की के भाई ने ऐसा काटा था जैसे कोई दरख्त को काटता है, आहिस्ता आहिस्ता, वक्फे वक्फे से। और लड़की अब उन पर बोझ थी, माथे का दाग जिसे ये मुआशरा कैसे कबूल कर सकता है। उसके भाइयों ने खुद ही उसको सर पर गोली मारी थी, माँ के सामने, और फिर माँ सारी जिंदगी के लिए पागल हो गई थी, हवास खो चुकी थी। फरहा के दिमाग की नसें फूल गई थी। मैं भागने वालों से जिंदगी छीनने वालों के भी खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ तुम दोनों की जिंदगी बचाने के लिए मदद करूंगी, वरना हरकत तुम दोनों ने अच्छी नहीं की, मगर अंजाम भी वो नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे घर वाले चाहते हैं। फरहा मेज पर दोनों कोहनियां रखे वेटर को आसपास से गुजरते हुए देखने लगी। तुम इसको कोई काम दिला दो, कुछ दिनों के लिए कोई ठिकाना। हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। हाँ, मैं तो मिनिस्टर हूँ कोई, सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। फरहा ने तब का जवाब दिया था। हिना लाजवाब होकर जूस का गिलास उठा चुकी थी। निकाह क्या है तुम लोगों ने? हाँ,
हिना ने फौरन जवाब दिया था, शुक्र है, वरना मुझे लगा अब ये फरीजा भी मुझे ही अदा करना होगा। फरहान ने सुख का सांस लिया था। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही और फिर बहुत सोच विचार के बाद अपनी कोलीग को फोन मिला दिया था। वो तफसील उसके गोशे गुजार करती काफी देर तक बातें करती रही और फोन बंद करते उन दोनों को देखा था। मेरी एक कॉलीग है, मतलब मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। उसके शोहर का फ्लैट है अजीज भट्टी के करीब। उसे किराएदारों की जरूरत है। इस महीने मैं अदा कर देती हूँ। मैं तुम्हारे काम का भी बंदोबस्त कर देती हूँ, मगर अगले महीने से खुद अदा करना। ज्यादा घुलना मिलना नहीं और नाम भी कुछ और रख लो। चलो उठो। वो दिन तो गुजर गया, पर हर गुजरता दिन फराह के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। वो घर वालों से छुपकर इतना बड़ा रिस्क ले रही थी। वो अपने साथ अपने घर वालों की जिंदगियां भी दांव पर लगा रही थी, मगर वो ये भी जानती थी कि अगर उन दोनों को छुपाने में वो कामयाब रही तो वो दोनों जिंदगियां जाया होने से बचा लेगी। वो फराह थी, उसे हमेशा फरशुदा रिवायत से इख्तिलाफ होता था और वो उसके खिलाफ बोलती थी। वो उनको तोड़ना चाहती थी, मगर तोड़ तो नहीं पा रही थी। उसने गुलरेज के लिए एक दुकान में जूते दिखाने का काम ढूंढ लिया था। गुलरेज पूरी मेहनत से दुकान के मालिक के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया था। उसने गर्दन तक आते बालों को काट लिया था और गर्दन तक ही लंबी दाढ़ी रख ली थी। वो अब पहचाना नहीं जाता था। पूरे 2 महीने गुजर चुके थे, पर हिना के बाप भाइयों की तलाश खत्म नहीं हुई थी। फराह भी किसी हद तक पुरसकून हो गई थी। अब फ्लैट की तरफ आना जाना भी कम हो चुका था। वो जैसे इस वाक्य को भूलने लगी थी। वो मुतमईन थी कि कम से कम उसने 2 जिंदगियां तो बचा ली, और अब उन 2 जिंदगियों में तीसरी जिंदगी भी शामिल हो गई थी। फराही हिना को डॉक्टर के पास ले गई थी, क्योंकि वो उर्दू बोलना अब तक सीख नहीं पाई थी। हिना का चेहरा खुशी से दमक रहा था। इसका नाम मैं जलजला खान रखूंगी। डॉक्टर से वापसी पर टैक्सी में बैठते हुए फरहा ने उसे छेड़ा था। ये कैसा नाम हुआ? भाई, सबकी जिंदगियों में जलजला जो लाया है। फरहा ने हंसते हुए टैक्सी का दरवाजा बंद किया था। हिना का चौथा महीना शुरू हो चुका था जब फराह के घर इत्तला पहुंची थी कि गुलरेज और हिना को छुपाने में फराह का हाथ है। फराह और हिना को टैक्सी में बैठते हुए उनके गांव के मर्द ने देखा था और उसने फ्लैट तक उनका पीछा किया था। रात का 1 बज रहा था जब जरार के घर की घंटी ने सूर फूका था। जरार हड़बड़ाकर उठा था और लाइट जला दी थी। रात के 1 बजे? मुंदी मुंदी आंखों से उन्होंने दीवार पर लगी हुई घड़ी देखी थी। कौन है ये? एक बार फिर वहशियाना तरीके से बजने वाली घंटी सुनकर यास्मीन ने घबराकर शोहर को देखा था, जो कमीज दुरुस्त करते कमरे से बाहर निकले थे। सलीमा जान भी सीने पर हाथ रखे लॉन्च में आई थी। यास्मीन दरवाजे की ओट में खड़ी लॉन्च के दरवाजे पर नजरें गाड़े खड़ी थी जब जरार के पीछे हिना का बाप और दोनों भाई कड़क चेहरा लिए अंदर दाखिल हुए थे। फरहा को निकालो, शाबाश। क्यों? जरार ने हैरत से मुड़कर उन्हें देखा था। बैठो ना। सलीमा जान ने फौरन मुदाखलत की थी। बैठने नहीं, लेने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारी बेटी? मामूम दावर ने कमर के पीछे हाथ बांधते हुए सलीमा जान को देखा था। क्या मतलब है? किसे और क्यों लेने आए हैं? इजरार ने नसमझी से उसे देखा था। फरहा को, उसी के पास है वो दोनों मरदूद। ममनून के बेटे गर्दन घुमा घुमा कर घर के दरवाजों को देख रहे थे। मैंने कसम खाई थी कि मेरी बहन मुलविस नहीं है। जरार को उनके बेटों की नजरें सख्त बुरी लग रही थी। चलो चलो, ऐसी कस्में गांव में लोग बहुत खाया करते हैं। हमें अब आदत है इन कस्मों को सुनने की। उसे बस कहो सच सच बता दे कि कहाँ छुपा रखा है, हम उसे छोड़ देंगे। क्या सबूत है आपके पास कि मेरी बहन के पास है आपकी बेटी? जरार का माथा ठनका था। मेरे आदमी ने उसे खुद देखा है, दोनों टैक्सी में बैठी थी। तो उसी आदमी से कहें कि वो आपको ले जाए उन दोनों तक। सलीमा जान का दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। वो गिर जाती अगर तो यास्मीन उन्हें थाम न रखा होता। उसे पता भूल गया है। अगर उसे सही सही याद रहता तो हम यहाँ ना आए होते इस वक्त। सीधा अड्डे से यहाँ आए हैं हम। हाशिर ने फौरन मुदाखलत की थी। मेरी बहन बेकसूर है। उसका कसूर हिना का दोस्त होना है बस। और वो इस वक्त यूनिवर्सिटी की तरफ से इस्लामाबाद गई हुई है, आप जा सकते हैं। जरार उनकी तरफ पुष्ट करके खड़े हो गए थे। ये तो हाल है इसकी बेटी का, मर्दों के बगैर इधर उधर घूमती है तो दूसरों की बहन। बस। जरार चीख उठे थे। उसके किरदार पर बात नहीं सुनूंगा, जा सकते हैं आप लोग। एक बात सुन लो तुम। ममनून ने सर हिलाया था। मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूं मैं। जब आएगी तुम्हारी बहन तो दो टोक खुद बात करूंगा उससे, और तब तक अपनी खबीस बेटी को भी ढूंढता रहूंगा। जैसे ही वो दोनों मिलेंगे, सिर्फ 2 थप्पड़ों के बाद वो मुंह खोल देंगे। मेरे आदमी ने जो देखा वो सही देखा। अपनी बेटी को तो मारूंगा ही। जान तुम्हारी बहन की भी नहीं बचेगी। सलीमा जान कांपते हुए फर्श पर ढह गई थी। यास्मीन फर्श पर बैठते हुए उनकी सीधे हाथ की हथेलियां सहलाने लगी थी। ममनून बेटों समेत जा तो चुके थे, पर अपने अल्फाज का जहर यहीं छोड़ गए थे।
जरार माँ को उठाकर सोफे पर बिठा चुके थे। महरोज क्या सो रही है? जरार ने यास्मीन को देखा था। बेबे के साथ सोई थी रात को, बुखार भी था उसे। तुम उसे जाकर देखो, जाग तो नहीं गई? बल्कि ऐसा करो। यास्मीन को उठता देखकर वो थोड़ी खुजाने लगे थे। उसे कुछ दिनों के लिए मायदा के घर रहने दो। वो छोटी है, उसे ये तमाम बातें नहीं सुननी चाहिए। ये तो जाहिल लोग हैं, ये ख्याल भी नहीं करते कि घर में छोटी बच्ची मौजूद होगी। वो सुन लेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा। ये लोग तो किसी भी वक्त हमें डराने के लिए अंदर घुस सकते हैं। क्या वाकई फराह का हाथ है इस सब में? यास्मीन को एक खदशा था। नहीं नहीं, जरा ने हाथ जलाया था। वो बस लेक्चर्स दे सकती है इन रवायत के मुतालिक। गुस्से में आकर चंद इनकलाबी बातें। वो लोग नहीं होते बातों के और लातों के और। वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। जरार को अपनी बहन पर यकीन था कि वो बस मुंह से तेज है, लेकिन ऐसे कामों में मुलविस नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। फराह को इस्लामाबाद में इत्तला मिल गई थी कि हिना के घर वाले उसके घर तक आ गए थे। यास्मीन ने एक बार फिर अपने खदशे का इजहार किया था कि वो वाकई इस सारे कार्रवाई में मुलविस तो नहीं। और फरहा ने इस बार झूठ बोला था। उसने इनकार किया था, मगर उसके इनकार में जान नहीं थी। वो खुद को इन्हीं बातों से मुतमईन कर रही थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने दो लोगों को मरने से बचाया है। अलबत्ता ये खुश आइंद बात थी कि उस शख्स को फ्लैट का रास्ता भूल गया था। फरहा ने फौरन अपनी कॉलीग को फ़ोन किया था कि वो फ्लैट जाकर उन्हें वहां से निकलने का कह दे। उनका अब वहां से निकल जाना ही ठीक था। पर अगली खबर ज़्यादा ही धमाकेदार थी। अगली सुबह ही ममनून अपने बेटों के साथ फ्लैट पहुंच गया था। फ्लैट के लोगों ने बाहर निकल निकल कर बाप को हामले बेटी को बालों से पकड़ते हुए घसीटते हुए देखा था। उसके भाइयों ने गुलरेज को बाजू से थाम रखा था। फरहा लाहौर पहुंच चुकी थी, पर उसे एक पल चैन नहीं था। अब दो नहीं, तीन जिंदगियां तबाह होंगी। फरहा के लिए 100 सवालों का पलंदर तैयार था, और सबको इनकार करके वो जिज आ गई थी। वो नाखून चबाते हुए छोटे से कार्ड को उलटते हाथ में पकड़े घूरे जा रही थी। उसकी आंखें बैरिस्टर शहजादा अहमद पर अटक अटक जाती थी। एक दो मुलाकातों में ही वो जान गई थी कि वो शख्स फराह में दिलचस्पी ले रहा है। फराह का सांस रुकने लगता था, ये सोचकर कि अगर उसने अपनी दिली ख्वाहिश जबान पर आने दी तो। वो शादी से इतना चिढ़ती थी कि किसी के भी मुंह से अपने लिए ऐसी कोई बात सुनना गवारा नहीं करती थी। मगर अब तीन लोगों की जिंदगी बचाने का उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था। वो पुराने जमाने का फोन उठाए, कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल मिला चुकी थी। मुझे आपसे मिलना है। लाहौर के छोटे से पार्क में वो और फरहा एक बेंच पर बैठे हुए थे। झूले के इस पार गोला गंडे वाला पेशानी पर उभरने वाला पसीना साफ कर रहा था। गर्मी बला की पड़ रही थी। आप मेरे ऑफिस आ जाती, यहाँ तो गर्मी है। शहजाद ने माथे पर आए पसीने को दो उंगलियों से साफ किया था। नहीं, मैं सबकी नजरों में नहीं आना चाहती। खैर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। वैसे तो मैं आपसे फेवर्स मांगने का कोई हक नहीं रखती, मगर मुझे इस वक्त आपकी शदीद जरूरत है। फरहा ने दुपट्टे से गर्दन पर आया पसीना साफ किया था। आपके लिए जूस ले आऊं? शहजाद ने फरहा को गर्मी से पसीना पसीना होते देखकर कहा था। मैं सीरियस हूँ। फरहा ने लहजे को सख्त बनाया था। मैं भी? शहजाद का जुमला जो मायने था। मैं तीन लोगों की जिंदगियों के बारे में सीरियस हूँ, जिनके लिए अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो वो मर जाएंगे। शहजाद एकदम सीधा बैठ गया था। मैं सुन रहा हूँ। फराह उसे चीदा चीदा तमाम वाकयात से आगाह कर चुकी थी। शहजाद जूता घास पर फेरते हुए खामोश बैठा था। क्या हमारे कानून में ऐसे लोगों के लिए कोई प्रोटेक्शन है? गांव में जरगा सिस्टम चलता है, और वहाँ लॉलेसनेस है। इतना मैं जानती हूँ कि अभी वो लोग गांव नहीं पहुंचे, तो शहर की हदूद में ही हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर वो लोग वहां पहुंच गए तो उनको बेदर्दी से मार दिया जाएगा। एक तो पठानों की रिवायत समझ नहीं आती। भाग गए ठीक है, गलत काम किया। ये तशद्दुद कर गए, मारने से क्या रुस्वा हुई इज्जत लौट आती है? ये पठानों में नहीं, गैरत का मसला पाकिस्तान के हर मर्द का है। फरहान ने बुरा मानते हुए आबरू इकट्ठे किए थे। वो पठानों के खिलाफ बात नहीं सुनना चाहती थी। कम अज कम मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। शहजाद ने हाथ उठा लिए थे। खैर, हम पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए कि आपकी जान को भी खतरा है। पुलिस? फरहा की आंखें बाहर निकलने को थी। पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना। मैंने कानूनी प्रोटेक्शन की बात नहीं की थी। मेरे घर वाले बिल्कुल इल्म है इस बात से। आप पुलिस को इन्वॉल्व ना करें। पुलिस में केस नहीं कराएंगे तो प्रोटेक्शन कैसे लूंगा मैं उनकी? ये केस अब सोल्ड है। पहले की बात और थी। पहले शायद पुलिस पर्चा ना कराती कि अभी नुकसान हुआ तो नहीं, पर अब नुकसान होने के पूरे चांसेस हैं। और फिर आपकी जिंदगी को भी खतरा है। मेरे पुलिस और मीडिया में बहुत जान पहचान है। फिर वकील बरादरी भी मेरे हमरा होगी। आपके घर वाले ला इल्म ही रहेंगे। शहजाद फौरन खड़ा हुआ था। चलिए, फिर अभी मिनटों में आपका पर्चा कटेगा। उठिए, अंडरस्टैंड मी प्लीज। उसने खड़े खड़े गर्दन झुकाकर फराह को देखा था। फराह के दिल में कहीं ना कहीं गिल्ट था। वो उसे
इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही थी कि उसकी फीलिंग से वाकिफ थी, बल्कि इसलिए मदद ले रही थी कि वह बारसोक शख्स था। यह वाक्य निमट जाएगा तो फरहा उसके साथ सारा मामला साफ कर लेगी। फरहा ने उसके पीछे जाते हुए सोचा था। बैग कोहनी पर डालें, फरहा थकी थकी से घर के अंदर दाखिल हुई थी। घर के सहन की बत्ती भी गुल थी। फरहा का पारा चढ़ा था। वो माथे पर बल डाले घर का अंदरूनी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। पर अंदर का मंजर देखकर उसके आसान खता हो गए थे। ममनून अपने दोनों बेटों के साथ लॉन्च में बराजमान था। वो क्रोफर से बैठे उसे देख रहे थे। जरार सर झुकाए बैठा हुआ था। यास्मीन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता सलीमा जान सुर्ख आंखें लिए गिला आमेज नजरों से फराह को देखने लगी। फराह ममनून पर नागवार नजरें डालकर आगे बढ़ी थी। कहाँ जा रही हो? इधर बैठो, बात करनी है। उसकी अपनी पुश्त पर ममनून की भारी आवाज सुनाई दी थी। वो ऐसे बोले थे जैसे उस घर के मालिक तो वही है। थकी हुई आई हूँ मैं, फ्रेश होने दे। इधर ही बैठो, फ्रेश बाद में होना। क्यों आए हैं ये लोग? फरहा ने मुड़कर भाई से सवाल किया था, जो लब भीजे ममनून को घूरे जा रहे थे। माहौल में तनाव था, हब्स था। मेरी बहन और उसका जहन्नमी शौहर मिल गया है, आशिर ने जैसे उसे इत्तला दी थी। तो फरहा ने सोफे की बैग पर दोनों हाथ रखे थे। तो ये कि हिना ने एतराफ किया है कि तुमने उसकी मदद की थी यहाँ ठहरने में। ममनून ने चेहरे पर खबासत भरते हुए मुस्कुरा दिए थे। फरहा के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हो गई थी। उसके कान साए साए कर रहे थे। मुझे कभी भी दाजी उठा कर ले गए तो मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, तुम्हारा नाम जबान पर नहीं आएगा। उसके कानों में हिना का रुंधा हुआ लहजा गूंजा था। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए घबराई थी, बस। नॉनसेंस। फरहा हाथ झल्लाते हुए हंसती थी। ज्यादा अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। हाशिर फरहा को हंसते देखकर तिल मिलाया था। आप मुझसे बात करें, तुम जाओ फरहा। जरार ने फौरन मुदाखलत की थी। तुमसे जो बात करनी थी वो कर ली। तुमने तो कसम भी खा ली थी, मगर वो झूठी निकली। तुमसे कहा था ना कि जान इसकी भी नहीं बचेगी। मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, अपनी बेटी की गलती मेरी बेटी के सर पर मंडरा लो। सलीमा जान तड़पी थी। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। फरहा के इर्द गिर्द खतरे की घंटियां सी बजने शुरू हो गई थी। पुलिस स्टेशन से निकलते ही शहजाद फरहा की तरफ मुड़ा था। अब आपकी हिफाजत के लिए पुलिस हम वक्त बाहर मौजूद होगी और उन दो लोगों को भी ढूंढ लेगी। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं गई। फरहा ने उसे ममनून नजरों से देखा था। क्या आज उनका पता लग जाएगा? इससे पहले कि वो लोग गांव पहुंच जाएं, आज उनका मिलना निहायत जरूरी है। फराह उसके कंधे पर बराबर चलती हुई गाड़ी तक पहुंच गई थी। आप दुआ करें, अगर इस केस में फलाही इदारों को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें रिकवर करना ज्यादा आसान हो जाएगा। शहजाद कहते ही गाड़ी के दरवाजा खोलकर अंदर बैठा था। फराह फौरन ही गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठी थी। फलाही इदारा? कोई जरूरत नहीं है। वो लोग इस केस को सिर्फ यूज करेंगे। हमें ऐसे इदारों की जरूरत नहीं है। हम इस केस को मीडिया पर नहीं लाना चाहते। ये लोग तो ऐसे केसेस के इंतजार में रहते हैं, क्योंकि ऐसी स्टोरीज कवर करके बाहर से फंड्स हो जाते हैं और मदद की आड़ के पीछे खुद भी बहुत सा पैसा बना लेते हैं। प्लीज इन फलाही इदारों में ये केस न दिए, प्लीज। फराह बौखला चुकी थी। ओके। शहजाद ने इंगेशन में चाबी डाल दी थी। फराह ने दरवाजे की तरफ गर्दन मोड़ी थी। आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप कैसे इस पर इल्जाम लगा कर इसकी जान ले सकते हैं? जरार के दिमाग की नसें गुस्से की शिद्दत से फूल रही थी। सलीमा जान का दिल खौफ से कांप रहा था। उनकी नजर ममनून के बेटों के हाथों की तरफ थी। कहीं उन्होंने पिस्तौल छुपाई तो नहीं? इतना अंधा एतबार मत करो अपनी बहन पर। सबूत ना होते तो हम यहाँ बैठे ना होते। अगर अपनी बहन की जान बचाना चाहते हो फिर मेरी शर्त मान लो। उन्होंने सांस लेते हुए फरहा को देखा था। मैं इसके सबसे बड़े ताया का बेटा हूँ, कजन हूँ। इसका निकाह मेरे साथ करा दो तो मैं इसकी जान बख्श दूंगा। पर किन्हीं से चेहरा मोड़कर ममनून को देखा था, जिसके चेहरे पर एक चमक थी। फराह के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका दिल पहली दफा खौफ से धड़का था। बाब 8। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? ममनून के बेटों ने हैरत से गर्दन मोड़कर अपने बाप को देखा था। हरगिज नहीं। असद गुस्से की शिद्दत से चिल्लाया था। यह हमारी बहन को भगाने और उसे छुपाने में शामिल थी। इस जैसी बेगैरत औरत से कैसे आप शादी कर सकते हैं? फरहा ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ गर्दन मोड़ी थी। आप जा सकते हैं यहाँ से अभी और इसी वक्त। जरार को गुस्से में उठता देखकर सलीमा जान भी फौरन खड़ी हो गई थी। जरार गुस्सा नहीं। सलीमा जान ने उसको बाजू से थाम लिया था। तुम तो। हाशिर कुछ कहने वाला था कि उनके घर की घंटी बजी थी। सबकी नजरें लॉन्च के दरवाजे की तरफ घूमी थी। मैं देखूंगा। जरा को आगे बढ़ता देखकर असद आगे बढ़ा था, मगर जब लॉन्च में वापस लौटा था तो चेहरा सुर्ख था गुस्से की ज्यादती से। उसकी गर्दन की नसें फूली हुई थी।
दादी, अकबर खान बता रहा है कि उन दो मनहूसों को पुलिस ले गई है। पुलिस? ममनून की आंखें हैरत से फैल गई थी। फरहा ने आंखें बंद करके सुख का सांस लिया था। वो चेहरे पर उमड़ने वाली मुस्कुराहट बमुश्किल रोक सकी थी। और जब आंखें खोली थी तो जरार की जांचती नजरों के साथ नजरों का तबादला हुआ था। पुलिस को कौन बता सकता है? हाशिर ने सोचते हुए बाप को देखा था। फौरन चलो, हमें उसे थाने से छुड़वाना है, और इस लड़की को भी साथ ले चलो। ममनून हुक्म सादिर करते आगे बढ़े थे। सलीमा जान ममनून के बेटे को आगे बढ़ता देखकर फौरन फरहा के सामने खड़ी हो गई थी। हटो तुम! हाशिर सलीमा जान को धक्का देकर फराह का बाजू थाम चुके थे। सलीमा जान सोफे के हत्थे से टकराती फर्श पर गिर गई थी। फराह का दिमाग चकरा रहा था। क्या पुलिस बाहर खड़ी थी? पुलिस कहाँ होगी? वो कैसे उन्हें मदद के लिए बुलाए? उसका दिमाग माफ हो रहा था। छोड़ दो इसे हाशिर, मैं भी पठान हूँ। शहर में रहा जरूर हूँ पर अपनी रिवायत भूला नहीं हूँ। हजराना ने फौरन हाशिर का हाथ पकड़ लिया था। सलीमा जान फर्श पर बैठी बेटे और हाशिर को देख रही थी, जो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। बड़े आए गैरतमंद! हाशिर उसका हाथ झटक चुका था और फरहा को अपने साथ घसीटा था कि जरार ने हाशिर का कॉलर पुश्त की तरफ से पकड़ा था और उसे झटका देकर नीचे गिरा चुका था। फरहा लड़खड़ाते हुए दीवार से टकरा गई थी। जरार हाशिर के सीने में बैठा, मुक्के जड़े उसके जबड़ों पर मारने वाला था कि उसके दाएं कंधे पर गोली लगी थी। जरार कराहता हुआ पीछे हटा था। कंधे में इतनी शदीद जलन थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। हाशिर उसे झटके से अपने सीने से हटाते हुए उठा था। असद मज़ाहमत करती फराह को बाजू से थामे घसीटने लगा था। सलीमा जान हवास पाक तसी फर्श पर बैठे एक तरफ बेटे को घसीटते देख रही थी और दूसरी तरफ खून में लथपथ बेटे को। फराह असद के हाथ से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश में बुरी तरह से नाकाम लग रही थी। घर का गेट हाशिर ने खोल दिया था। अंधेरी गली को देखकर फरहा ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। हेल्प! पुलिस! मुझे जबरदस्ती उठाया जा रहा है, कोई मेरी मदद करो! फराह अंधेरे में सर इधर उधर घुमाती पुलिस को ढूंढ रही थी। उसका दिल डूब रहा था। अगर पुलिस उसकी हिफाजत के लिए पहुंची ही ना तो फिर पर्चा काटने का क्या फायदा? पुलिस! फराह मज़ाहमत करती हुई जमीन पर बैठ गई थी। शोर सुनते ही चंद लोग घरों की छतों पर निकल आए थे। साला, लोग छतों पर निकल रहे हैं। हाशिर ने आहिस्ता आवाज में असद को कहा था। चुप करो! असद उसके टखने पर ठुड्डा मारते हुए दबा दबा सा चिल्लाया था। मेरी मदद करो! छोड़ो मुझे खबीस! फराह असद की कलाई अपने दांतों में दबा चुकी थी। उसने अपना सारा गुस्सा उसकी कलाई पर निकाल दिया था। फराह के दांत असद की कलाई में इस कदर घुप गए थे कि खून का जायका फराह ने अपने मुंह में महसूस किया था। असद ने दर्द से कराहते हुए फराह के बालों को इतनी जोर से झटका दिया था कि वो कराहते हुए पीछे हटी थी। हाशिर उसे कंधों से थाम कर उठा रहा था कि आनन फानन पुलिस की गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी हुई थी। पुलिस की गाड़ी देखते ही फराह की जान में जान आई थी। वह फौरन जमीन पर गिरा दुपट्टा उठाकर उठी थी। मेरे लाला जख्मी है, गोली लगी है, पहले उसे अस्पताल पहुंचा दो। और मैं फरहा, वो फूले तनफ्फुस के साथ बोल रही थी, मेरी जान को इनसे खतरा है। पुलिस वैन पर लगा गोल गोल घूमता हुआ बल्ब तारी गली पर रोशनी फेंक रहा था। इनको पकड़ो! हाशिर और असद को भागता हुआ देखकर पुलिस ऑफिसर ने फौरन हुक्म सादिर किया था। आप फिक्र न करें, आपके भाई की जान बच जाएगी। राहत हुसैन, एम्बुलेंस बुलाओ फौरन! फराह दुपट्टे से खून से रगड़ा मुंह साफ करते हुए फौरन पुलिस के पीछे घर के अंदर दाखिल हुई थी। मामला इतना सीधा नहीं था जितना लग रहा था। हिना और गुलरेज तो पुलिस की कस्टडी में थे, पर ममनून अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करता हुआ हवालात से छूट चुका था। फराह अस्पताल और फिर घर के चक्कर लगाती हुई घन चक्कर बन गई थी। शहजाद फराह पर हमला का सुनते ही फौरन उसके पास आया था। फरहा थकी थकी सी अस्पताल के सब्जे में बैठी हुई थी। जरार के कंधे का ऑपरेशन कामयाब रहा था। दिन की तेज सी धूप अस्पताल के सब्जे पर पड़ रही थी। वो दोनों दरख्त के साए तले बैठे हुए थे। मैं नहीं जानता था कि वो इस हद तक जाएंगे। अच्छा किया कि हमने पेशबंदी की। अगर हम ऐसा ना करते तो पुलिस बर वक्त वहां ना पहुंचती। शहजाद घुटनों के गिर्द हाथ बांधकर घास पर बैठा फरहा को ही देख रहा था, जिसके कपड़ों की टूटी स्त्री कई रातों की थकन की कहानी सुना रही थी। क्या फायदा, वो बाप बेटा भी बारसूख है, हवालात से निकल गए हैं। मैंने उस रात के वाक्य के बाद खुद में हौसला पैदा कर लिया है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। उसे मारना है तो मुझे मारे, मगर मेरे भाई को नहीं। उसकी छोटी सी बेटी है, उसकी फैमिली है। उसे कुछ हो गया तो ये हमारी फैमिली को बड़ा नुकसान होगा। मुझे कुछ होगा तो ये कम नुकसान होगा। फरहा दोनों घुटनों को जोड़े घास पर बैठी, कोहनियां एक दूसरे पर रखे दुख का शिकार लग रही थी। ये कैसी बात कह दी आपने कि आपकी जान आपकी माँ के लिए जरूरी नहीं है? जाहिर है वह हम दोनों से मोहब्बत करती हैं, मगर मैं अपनी भतीजी से उसका बाप नहीं छीन सकती।
ये बहुत बुरी और गंदी रिवायत है कि किसी का बदला किसी से लिया जाए, किसी की बहन को किसी दूसरे खानदान में देकर अपनी गर्दन बचा ली जाए, या किसी के खानदान का मर्द मारकर बदला पूरा किया जाए। वो एक मर्द उस एक घर का सतून होता है। लाला हमारे घर का वाहिद मर्द है। मेरी जान जाने से सब रिकवर हो सकता है। मेरी कोई बेटी या शोहर नहीं है, मगर मेरे भाई का खानदान है एक। फरहान ने गहरा सांस लेते हुए घुटने पर थोड़ी रख दी थी। गलत सोच है आपकी। शहजाद ने उसे गौर से देखा था। ये रिवायत गलत है तो आप इसका मुकाबला करें, ना कि आप इसी का हिस्सा बन रही हैं। दुख हुआ मुझे, मैं आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की से ये एक्सपेक्ट नहीं करता। शहजाद के चेहरे से वाज़ेह था कि फराह की बात ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। हाँ, कहना आसान है मगर सिस्टम चेंज करना मुश्किल। एक इंसान अकेले सिस्टम नहीं चेंज कर सकता जब दूसरा तब्दीली का ख्वाहिशमंद ही नहीं है। मगर इंसान के पास ऑप्शंस जरूर होते हैं। आप अपने लिए चॉइसेस महदूद ना करें। अल्लाह ने आपको ज़हन सोचने के लिए दिया है। जब आप सोचेंगी तो ऑप्शंस भी निकलेंगे। इसे ही उम्मीद कहते हैं। मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि ममनून दोबारा आएगा और इस बार पक्का काम करेगा। बस मैं अपने भाई का कोई नुकसान नहीं चाहती। अगर आप ना उम्मीद नहीं है तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है। क्या? फरहान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था। मैं बैरिस्टर हूँ, बर्तानिया का शहरी हूँ, वहाँ लोग जानते हैं मुझे। आप मुझसे निकाह कर लेंगी तो बर्तानिया के शहरी की बीवी कहलाएंगी। मैं आपकी और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बिलीव मी। फरहा को जिस बात का खौफ था वो हो चुका था। वो खामोश नजरों से शहजाद को देख रही थी, जिसकी टाई हवा उड़ा रही थी। फरहा ने सर उठाकर गहरा सांस भरा था। तो अच्छा मौका था ये बात यही क्लियर हो जाए। निकाह कोई हल नहीं है। कल को कोई और लड़की तकलीफ में होगी तो आप उसे भी निकाह का ऑप्शन देंगे। हमारे मुआशरे में कितनी फीमेल्स मुख्तलिफ खौफ और तकलीफ से गुजरते हैं। तो उसका ये हल निकाला जाए कि उस घर की लड़की से निकाह किया जाए। ये कैसा हल हुआ? मैं नहीं जानता। अगर कल को कोई दूसरी लड़की ऐसी तकलीफ का शिकार हुई तो मैं क्या करूँगा, मगर आपकी प्रोटेक्शन के लिए मैं ये कर सकता हूँ। तो आप मुझसे निकाह करके मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करके मुझ पर एहसान करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा। दिल से आपसे निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। वो अपना वकील बना फरहा की अदालत में खड़ा खुद को डिफेंड कर रहा था। अब ये मत कहिएगा कि आप मेरी फीलिंग्स से अनजान थी। वो फरहा से पहले बोल पड़ा था। सब दिखता है मुझे। फरहा ने उसके चेहरे से नजरें हटा ली थी। गरम सी हवा का झोंका फरहा की लट उड़ा के ले गया था। तो फिर बात आज ही क्लियर कर लेते हैं। फरहा ने घुटनों से दोनों कोहनियां हटा ली थी। मुझे आप तो क्या किसी से भी शादी नहीं करनी, और मैं वजह बताने की पाबंद नहीं हूँ। हालांकि वजह जानना मेरा हक है। शहजाद फौरन बोला था। चिढ़ है मुझे शादी के नाम से। मैं शुरू से ही ये क्लियर करना चाहती थी आपके साथ कि मैं हरगिज आपको इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ इसलिए कि आप मुझे पसंद करते हैं। आप बारसूख हैं, इसलिए मैंने आपसे मदद ली, और मैं आपकी फीस आपको ज़रूर दूंगी। आप जैसे अपने बाकी क्लाइंट्स को डील करते हैं वह म्यार मेरे लिए भी रखें। दूसरी बात, आप दोबारा निकाह की बात मुझसे नहीं करेंगे। मैं पठान हूँ और हमारे यहाँ जल्द लड़कियों की निकाह हो जाते हैं। अगर मुझे निकाह करना होता तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, एंड आई मीन इट। फराह उसके चेहरे का बदलता रंग देखकर उठी थी। फराह आगे बढ़ गई थी, मगर शहजाद अपनी जगह बैठा रह गया था, खाली दामन। अस्पताल के कमरे में जरार लेटा छत को घूर रहा था। वो परसों रात के वाकयात का जायजा लेता था, और जिन नताइज पर वो पहुंच रहा था वो खौफनाक थे। वो खुद को ममनून की जगह रखता था तो इसी नतीजे पर पहुंचता था जो ममनून अपनी बेटी के मावंत करने वालों के साथ करना चाहता था। जरार की नजरों के सामने एक चेहरा नमूदार हुआ, और ये वही चेहरा था जिसके लिए वो खौफजदा था। लाला, अब ठीक है आप? कंधा कैसा है? रात तक डॉक्टर छोड़ देंगे हमें। एक बात का जवाब दो। जरार ने उसके सवालात नजरअंदाज किए थे। जरार का अंदाज पुरअसरार सा हो गया था। क्या मैंने झूठी कुरान की कसम खाई थी? सवाल ऐसा था कि फराह का दिल कांपा था। उसने नजर उठाकर अतराफ में डाली थी। जरार के कमरे में कुछ फासले से और बेड्स भी रखे हुए थे जिन पर मरीज लेटे हुए थे। इस वार्ड में रश था। मिलने वाले मरीज के करीब बैठे बातों में मशगूल थे। आपने सच्ची कसम खाई थी, तुम जानती थी ना? अगले सवाल पर फरहा ने निगाहें झुकाई थी। उस रात पुलिस का एकदम आ जाना और उनको प्रोटेक्ट करना, हिना और गुलरेज को बचाना इत्तेफाक नहीं था, और ये जरार जान गया था। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि वो भागेगी, लेकिन उसकी हौसला अफजाई नहीं की मैंने, ना ही भागने में मदद। उसे छुपाने में तो की। हाँ, क्यों? जरार इतना ऊंचा बोले थे कि करीब लेटे हुए मरीज और उनकी अयादत को आए लोगों ने चेहरा मोड़कर जरार को देखा था, पर उसे परवाह नहीं थी। वो कोहनी का सहारा लेते बैठने लगे। क्यों फरहा? क्यों तुम अंधी हो?
नहीं जानती हूँ गांव में ऐसी लड़की का क्या अंजाम होगा। अंग्रेजी क्या पढ़ ली तुमने? खुद को अंग्रेजी समझ लिया? हम पठान हैं और अपनी रिवायत से जुड़े हुए लोग हैं। हमें इज्जत हर चीज से प्यारी है। वह तकिए पर नीम दराज हो चुके थे। किसी की जान से भी ज्यादा। जान से भी ज्यादा। जान प्यारी होती तो उन दोनों को माफ कर दिया जाता। उन दो के साथ अब तीसरा भी जुड़ा है। जरार की आंखें फैल गई थी। वो लहजे पर के लिए चुप हो गए थे। मैं पठान जरूर हूँ, पर इससे पहले एक इंसान हूँ। मैं किसी इंसान को फजूल सी रिवायत पर कत्ल होता हुआ नहीं देख सकती। कहाँ लिखा है इस्लाम में कि इतनी सी बात पर कत्ल कर दिया जाए? इस्लाम में भागकर शादी करने का कहाँ लिखा है? इस्लाम ने लड़का और लड़की की रजामंदी का जरूर कहा है। क्या आप कल को महरोज की मर्जी नहीं पूछेंगे? फरहा के सवाल पर जरा ने बाएं हाथ की मुट्ठी भींच ली थी। महरोज को बीच में मत लाओ। ये हमारी फजूल खुद साख्त रिवायत है। मैंने कभी हिना को हौसला अफजाई नहीं की और अब भी कहती हूँ कि ये कदम गलत था, मगर इसका अंजाम कत्ल नहीं है। ये कोई जिहाद नहीं है कि कत्ल कर दिया जाए। मैं तंग आ गई हूँ छोटी छोटी बातों पर गांव में कत्ल वगारत से। कभी लड़की पर गक कर दिया जाता है, कभी उसकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, कभी शोहर मार रहा है तो मार खाने दिया जाता है, और कभी भाग जाए तो कत्ल। माफ भी तो क्या जा सकता है। इस गलत काम की कोई माफी नहीं। सरार ने मुंह फेर लिया था। फिर आप मुझे भी मरने देंगे? फराह के लहजे में इनकार सुनने की आस थी। मरने देता, मगर तुम्हारे मरने से मोरी भी जिंदा नहीं रहेगी। ये जो अंग्रेजी पढ़ ली है ना तुमने, इसी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है। अंग्रेजों के हाथों पता नहीं और कौन कौन से गुनाह हैं जिनकी तौजीह तुम हमारे सामने लाया करोगी। तुम्हें इतना पढ़ाना नहीं चाहिए था। तुम बेगैरत हो चुकी होंगी। पर मैं अभी भी गैरतमंद हूँ। उनका लहजा दराज था। वो नरमी की मुतवक्का थी, सपोर्ट करने की। पर जरार वही गैरतमंद पठान निकले जो गैरत के नाम पर कत्ल जायज समझते थे। पढ़ना मेरा गुनाह नहीं है। इन रवायात और झूठी गैरत के खिलाफ बोलना मेरा गुनाह है, ठीक है? फरहा का गला रुंध गया था। आप फिर गैरतमंद भाई बनकर जो फैसला करना चाहें करें। मैं बेगैरत बनकर दो लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश करूंगी। वो उल्टे कदम उठाते हुए टूटे दिल के साथ आगे का सोच रही थी। उसे अपने भाई से मदद की उम्मीद थी, मगर वो भी वही गैरतमंद भाई निकला। तो असल सवाल ये था कि गैरत की असल डेफिनेशन क्या होती है? क्या गैरत बस किसी को कत्ल करने से ही कमाई जा सकती है? शाहजैद के ऑफिस में हिना और गुलरेज साथ बैठे हुए थे। हिना का चेहरा जल्दी मैल हो चुका था। फरा सर पर दुपट्टा ओढ़े उसी के करीब बैठी हुई थी। शहजाद चाय की ट्रे मेज पर रखकर पैंट्स को ऊपर खींचता मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया था। तुम पलट जाओ फरहा। तुमने जितना करना था वो कर लिया। अगर मौत हमारा नसीब होगी तो तुम उसे रोक नहीं सकती। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारी जितनी मदद तुमने की उसका बहुत अच्छा बदला तुम्हें मिले। वो फरहा का हाथ थामे ममनू लग रही थी। अब तो इस जिंदगी और मौत की जंग में मैं भी शामिल हो चुकी हूँ। तुम्हारे कह देने से या मेरे पीछे हट जाने से तुम्हारा बाप और भाई मुझसे दस्तबरदार नहीं होंगे। वो हर हाल में मुझसे अपना बदला लेंगे। गलत क्या है मैंने तुम्हें शामिल करके? काश मैं वक्त पलटा सकती। हिना के आंखों से आंसू गिरने लगे थे। इन्हें कहे कि मत रोएं। स्ट्रेस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। शहजाद ने फौरन चाय का कप उनके सामने रखा। वो पछतो समझने से कासिर था, पर उसकी रोती आंखें सारी दास्तान सुना रही थी। आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। सादा लिबास में लोग हर कदम पर आपके साथ हैं। ममनून, बेशक आप सबकी ताक में होगा, मगर दोबारा हमला करना उससे अपने लिए नुकसानदेह होगा। और सर हिलाकर शहजाद की बातें हिना को तर्जुमा करके बता रही थी। शाम की हल्की होती धूप में फराज शहजाद के लो फर्म से बाहर निकली थी। आपकी फीस आपके बैंक में जमा करा दी थी कल। मेरे पास रसीद भी है। फराह दाएं कंधे पर डाले बैग का जिप खोलने लगी। रहने दें, मैं आपसे फीस लेने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। सिर्फ इसलिए फीस ली कि आप कह रही थी कि आपको आम क्लाइंट्स की तरह ही ट्रीट किया जाए। शहजाद कमर के पीछे हाथ बांधे गेट को देखे जा रहा था, जैसे वो नाराज हो। शुक्रिया कहते ही आगे बढ़ी थी। कैसे जाएंगी? शहजाद उसे आगे बढ़ता देखकर फौरन बोला था। टैक्सी से। मैं छोड़ देता हूँ। दूर है ना यहाँ से आपका घर? बिल्कुल नहीं। फरहान ने फौरन इनकार किया था। क्या बाकी क्लाइंट्स को भी खुद ड्रॉप करते हैं? फरहान, तुम बाकी क्लाइंट से मुख्तलिफ हो। वो आपसे तुम पर आ गया था। तुम? आप मुझे आप ही बोले। फरहान ने फौरन लहजा दर्ज किया था। और आपसे पहले भी कहा था कि मुझे नहीं सुनना, कुछ नहीं हो रहा वो कुछ जो आप चाहती हैं। उसके लहजे में बेबसी थी। मैं कोई लोफर लफंगा नहीं हूँ जो दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे। जब आपने किसी से भी शादी करनी है तो फिर मैं क्यों नहीं? मुझे किसी से शादी नहीं करनी, किसी में दिलचस्पी नहीं है। फरहान ने अपने अल्फाज पर जोर दिया था। उसका लहजा दर्ज हो चुका था। सारे मर्द औरत को बस अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। नफरत है मुझे मर्दों से जो पहले उसी औरत पर
मरेंगे और निकाह करते ही वही औरत उन्हें बोझ लगेगी। मुझे शादी कैद लगती है। आपको किसी को चांस देना होगा। मैं जानता हूँ आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत बुरा तजुर्बा रहा होगा, जिसकी वजह से आप फ़ौरन शादी के लिए रज़ामंद नहीं हैं। पर आप पढ़ी-लिखी लड़की हैं, जो किसी की गुलाम नहीं बन सकती। आपको इस रिश्ते को चांस देना होगा। सबका नसीब एक जैसा नहीं होता। मुझे बहस नहीं करनी। फरहान ने हाथ हिलाया था। फिर मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। आपने अगर किसी से निकाह का सोचा, तो वो मेरा नाम होना चाहिए। आप सारी ज़िंदगी बस इंतज़ार ही करते रहिएगा। फिर क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। ऐसा दिन। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। जब यकायक फायरिंग शुरू हो गई थी, फरा बौखला चुकी थी। वो हवास बागतसी अपनी जगह खड़ी रही। फायरिंग इतनी शदीद थी कि शहजाद फौरन फराह की तरफ बढ़ा था और उसे कंधों से थामकर तकरीबन भागते हुए अपनी गाड़ी के पीछे छुप गया था। गाड़ी का बोनट गोलियों से छलनी हो गया था। शहजाद के गार्ड्स भी तवातर से फायरिंग कर रहे थे। शहजाद के दाएं हाथ की सफेद आस्तीन खून से भर गई थी। आपका बाजू। फरहा ने बौखलाकर उसका बाजू देखा था। ठीक हूँ, गोली छूकर गुजरी है। वो गोलियों के बौछार में भी हंस दिया था। चंद मिनट गुजरने के बाद गोलियां चलना बंद हो गई थी। बहुत वक्त गुजरने के बाद शहजाद और फरहा गाड़ी के पीछे से निकले थे। सब ठीक है? शहजाद ने ऊंची आवाज में अपने गार्ड्स को पुकारा था। साहब, एक फोत हो चुका है और एक को गोली लगी है, बाकी सब ठीक है। शहजाद ने गहरा सांस भरते हुए फरहा को देखा था। ममनून के लोग दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। मैं हिना को देख आऊं। फराह कांपते हुए एक नजर शहजाद के बाजू पर डालकर अंदर बढ़ गई थी। फराह को जरा के घर पर फायरिंग की खबर भी मिल गई थी, लेकिन घर पर सिर्फ डराने के लिए फायरिंग की गई थी। घर की तमाम खिड़कियां टूट चुकी थी। फराह बौखलाई हुई शहजाद के साथ घर पहुंच गई थी। घर पर उसने शहजाद का तारुफ हिना के वकील के तौर पर करवाया था। जरार के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। वो मुट्ठी बंद करते थे और कभी खोल देते थे। सलीमा जान खौफ से खामोश बैठी हुई थी। फरहा, तुमने किस मुसीबत में फंसा दिया है हमें? जरा ने दांत पीसे थे। अब तो जो होना था सो हो गया। आगे का सोचो बच्चे। ममनून तो अब हर हाल में फरहा को जान से ही मार कर रहेगा। जब उसने अपने बच्चे वापस हासिल कर ही लिए थे, तो उसके पीछे पुलिस लगाने की क्या जरूरत थी? सलीमा जान झंझलाई हुई लग रही थी। शहजादी लॉन्च में पैदा होने वाली खौफ और तनाव महसूस कर रहा था, पर पश्तून समझने से कासिर था। मेरी बीवी और बेटी सिर्फ तुम्हारी वजह से दरबदर है। भला कब तक वो दूसरों के यहाँ रुकेंगी? तो मैं ही चली जाती हूँ। मेरे खून के प्यासे हैं ना वो लोग, मैं ही निकल जाती हूँ। फरा के चेहरे पर मायूसी फैल गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि मुश्किल वक्त में उसका भाई उसका साथ नहीं देगा। हाँ, असुलन तो चले ही जाना चाहिए। ऐसी लड़की को कत्ल कर देना चाहिए जो बाप भाई की इज्जत पर पैर रखकर भाग जाए, और उसका साथ देने वाला भी जुर्म में बराबर का शरीक होता है। पूरे खानदान में क्या इज्जत रहने दी तुमने? गाँव जाने के काबिल नहीं रहने दिया हमें। वहाँ सब तुम पर और मुझ पर थू थू कर रहे हैं कि मैं बेगैरतों की तरह तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। इसे आप साथ देना कहते हैं? मुझ पर मलामत कर रहे हैं आप। आपको जितनी महरोज की फिक्र है, इतनी ही फिक्र मुझे भी इसकी है। इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही होगा कि आप सबको कह दें कि मैं आपके लिए मर गई हूँ। निकाल दिया है आपने मुझे घर से। मैं बिल्कुल सही मकसद के लिए खड़ी हुई हूँ, और मैं उसे अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। फरहान दिल कड़ा किए हुए उठ गई थी। उसे उठता देखकर शहजाद भी खड़ा हो गया था। क्या कर रही हो, पागल हो? वो गुस्से में है। सलीमा जान घबराकर चप्पल ढूंढने लगी थी। नहीं, मैं होश व हवास में हूँ। इसने कहा है ना कि ये अंजाम तक पहुंचाएगी, तो फिर पहुंचा ले अंजाम तक। मैं भी देखता हूँ कि कितनी तुरम खान बनती है। जरा उसके तरफ से मुंह फेर चुके थे। शहजाद बहन भाइयों के चेहरे पर गुस्सा और उनके तेज लहजों से अंदाजा लगा पा रहा था कि वो लड़ रहे थे। ये पागल है। सलीमा जान चप्पल में पैर उलझती हुई खड़ी हो गई थी। कहाँ जाओगी तुम? तो सही है, मेरी मौत की खबर सुनकर भी मत आइएगा। उमा को नजरअंदाज किए जरा को दो जवाब देने में मसरूफ थी। नहीं आऊंगा। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे मरने से पहले। लीमा जान ने तड़प कर चादर फैलाकर खुद को बद्दुआ दी थी। मोरे, आप टेंशन न लें, कम से कम आप लोग महफूज होंगे। आप लोगों की नजरों में मैंने गलत कदम उठाया है ना, तो सजा भी मैं भुगत लूंगी। जब दोबारा वो लोग आए तो कह दीजिएगा कि मुझे घर से निकाल दिया है, और अब आप सबका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। फराह गिरी आंखों के साथ कहते हुए लॉन्च के करीब बने अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। हम क्यों ऐसा कहेंगे? जरार जोया, इसे रोको। सलीमा जान तड़प कर जरार को बाजू से खींचने लगी। वो दोनों यकसर शहजाद की मौजूदगी भुलाए हुए थे। शहजाद अजीब महसूस करता लॉन्च के दरवाजे से सहन की तरफ निकल गया था। जाने दे इसे, यही सबके लिए बेहतर है। उसने जो किया है वो कई सालों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सब मुझे बेगैरत कहेंगे। सब पूछेंगे इतने फजूल कदम पर मैंने उसको कत्ल क्यों नहीं कर दिया। अल्लाह की कसम, मैं इसे खुद सजा देता अगर मुझे आपका ख्याल ना होता। सिर्फ आपका ख्याल रखकर इसे जाने दे रहा हूँ।
वरना मैं इसे छोड़ता नहीं। जरा टांग पर टांग चढ़ाए माँ की तरफ से मुंह फेर कर बैठ गए थे। मुबादा उनकी रोती आंखें उसका फैसला ना बदल दे। वो कहाँ जाएगी? वो छोटी है, पागल है। तुम तो बड़े हो। नहीं है वो छोटी, उसे अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करना होता है। उसने शादी नहीं करनी, उसने जॉब करनी है, उसने भगोड़ों की मदद करनी है, उसने पुलिस से मदद ली है। सब फैसलों में मेरी राय कहाँ है? मैं उसका जब बड़ा ही नहीं हूँ तो मैं क्यों रोकूं उसे? जाने दे। जा रही हूँ। आप कह दीजिएगा कि मैंने कत्ल कर दिया फरहा को। फरहा मुतवर्रम आंखें लिए छोटा सा बैग कंधे पर डाले और बड़ी चादर ओढ़े कमरे से निकल गई थी। नहीं जाओ ना, रुक जाओ, मैं तुम दोनों के बगैर मर जाऊंगी। सलीमा जान ने फौरन आगे बढ़कर फरहा का बाजू थामा था। जाने दे इसे, और अगर तुम्हें गैरत हो तो पलट कर मत आना। जरा ने खून झलकाती नजरों के साथ उसे देखा था। नहीं आऊंगी। नहीं, मेरे घर के किसी फर्द से कोई ताल्लुक या कांटेक्ट करना। जरा ने उंगली उठाकर तंबी की थी। फरा उसे गिला आमिज नजरों से देखते हुए आगे बढ़ी थी। मत जाओ, मैं भी जाऊंगी फिर। उसे आगे बढ़ता देखकर सलीमा जान ने फरहा का बाजू थामकर उसके साथ चलना शुरू किया था। बिल्कुल नहीं। जरा फौरन उठा था और माँ को कंधों से थामकर अपनी तरफ खींचा था। जिसके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है, आप उसके साथ नहीं जाएंगी। छोड़ दो मुझे। सलीमा जान जरा की सख्त गिरफ्त पर मचलने लगी थी। जरा ने नहीं मानना था, वो नहीं माना। फराह भारी होते दिल के साथ बाहर आई थी। कहाँ जाना था, क्या करना था, उसने कुछ नहीं सोचा था। वो खाली होते दिमाग के साथ खड़ी थी। उसे ढेर सारा रोना भी आ रहा था, पर एक चीज थी जो महसूस नहीं कर रही थी, और वो था खौफ। शहजाद खामोशी से ड्राइव कर रहा था और फरहा फ्रंट सीट पर बैठी चेहरा दूसरी तरफ मोड़े खामोशी से आंसू बहा रही थी। आप ऊंची आवाज में रो सकती हैं, मैं आपके सामने क्यों रोऊं? फराह चाहकर भी अपने लहजे की नमी छुपा नहीं सकी थी। आप फिक्र नहीं करें, आप अकेली नहीं हैं। शहजाद ने नरम लहजे में कहते हुए उसे देखा था। जानती हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। मैं अभी आपसे निकाह नहीं करना मुझे। फराह इतनी जोर से चिल्लाई थी कि शहजाद दम बखुद रह गया था। वो लब बेचैन नजरें रोड पर ही मरकूज कर चुका था। आप यहीं उतार दे मुझे, मैं खुद ही खालिदा के घर चली जाऊंगी। रोक दे गाड़ी। फराह अब उसकी तरफ चेहरा मोड़ चुकी थी। ये गाड़ी खालिदा के घर ही रुकेगी अब। शहजाद का लहजा भी अब संजीदा हो चुका था। खालिदा के घर तक का सफर फिर खामोशी से तय हुआ था। फराह की जिंदगी इस एक वाक्य ने बदल कर रख दी थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो मजीद तल्ख हो चुकी थी। वो माँ से मिलना चाहती थी, पर मिल नहीं पाती थी। वो रूपोश हो चुकी थी। ममनून के आदमी उसकी बू सूंघते फिर रहे थे। शहजाद के लो फार्म पर फायरिंग के नतीजे में हिना और गुलरेज की मौत डिक्लेयर कर दी गई थी, जबकि शहजाद उन दोनों को रसालपुर भेज चुका था। फराह इस्लामाबाद के हॉस्टल में शिफ्ट हो चुकी थी, जहां उसने एक साल रूपोशी में गुजारी थी। वो बस हॉस्टल में बैठी आर्टिकल्स लिखती रहती थी। उसकी जिंदगी मजीद खामोश हो गई थी। उसके पास कोई भी नहीं था जिससे वो कोई बात कर सकती। आहिस्ता आहिस्ता ममनून भी हार मान कर पीछे हट गया था। फरहा का भी जी चाहता था कि वो एक दफा घर जाकर माँ से मिल आए, पर उसे जरार के अल्फाज याद आते थे। वो भी पठान थी और गैरत की मिट्टी से बनी थी। कई दफा उसने घर कॉल करने की कोशिश की, पर वो नंबर बंद मिलता था। उसने खालदा की मदद से पता करवाया तो जरार मोहल्ला ही छोड़ चुके थे। फरहा का दिल मजीद डूबा था। मिलने की आस भी टूट गई थी। फरहा सहीन थी, काबिल थी, और अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो स्कॉलरशिप हासिल करके यंगस्टर यूनिवर्सिटी चली गई थी, कभी ना लौटने के लिए। आज फ्रैंकफर्ट के इस अपार्टमेंट की खिड़कियों पर नमी जम सी गई थी, जैसे भाप सी बनती है। लॉन्च की दाएं तरफ छोटे से कोने में छोटा सा ही डाइनिंग टेबल रखा हुआ था। कॉफी के 2 कप दो लोगों के आगे मेज पर रखे रखे ठंडे हो चुके थे। माजी कर्दनाक था, माजी का दर्द फराह के चेहरे पर लिखा हुआ था। घर वालों से दूरी उसे हर इंसान से दूर करती गई, इतना कि वो किसी पर भरोसा भी ना कर सकी थी। एक अच्छाई का नतीजा उसे घर वालों से दूरी की सूरत मिला था। उनकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। मैं महरोज ने गला खंगारा था। कुछ भी नहीं जानती थी। 5 साल की बच्ची को इतना कुछ तो याद नहीं होगा। फिर मैं मायदा के घर भी थी उन दिनों, और जब जब मैं मोरे या बेबे से पूछा करती थी, वो खामोश हो जाया करती थी। महरोज के लहजे में भी उदासी घुल गई थी। उसे लगा था फरहा ने अपनी पसंद की शादी की होगी, इसलिए सब उनसे नाराज थे। पर यहाँ तो वो दो लोगों की जिंदगियां बचाने की सजा काट रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जरार इतने सख्त मिजाज भी हो सकते थे। वो तो नरम मिजाज थे, महरोज की हर बात मानते थे। कभी अपनी पठानी गैरत को उसके शौक के आगे आने नहीं दिया था। पर यह कौन सा रूप था जो उसके सामने आया था? उसे लगा था मिलाप आसान होगा, मगर यह मिलाप तो दो गैरतमंदों की जिद से जुड़ा हुआ था।
और आपने उन बैरिस्टर से निकाह का सोचा कभी फिर? महरोज़ ने मुहतात अल्फाज के साथ उनसे सवाल पूछा था। महरोज़, मैंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा था। मेरा बचपन आम लड़कियों जैसा नहीं था, ना मेरी जवानी। फरहान ने नजरें उठाकर महरोज़ को देखा था। मेरा बचपन महरूमियों से गुजरा था। मेरे बाप ने हमें महरूमियों में रखा। जब उनके खानदान से लोग हमारे घर ठहरने आते थे, तो वो उन्हें लिए शहर घुमाते थे और हम 3 लोग घर बैठे रहते थे। मेरी माँ के घर से कोई फर्द हमारे घर नहीं आ सकता था। मेरी माँ मेरी नानी से बात नहीं कर सकती थी। बल्कि एक दफ़ा याद है मुझे, स्कूल में मेरी एक बच्ची से लड़ाई हो गई थी और गलती पर भी वही थी। वो अपने बाप को लेकर मेरे घर आ गई थी और मेरे बाप ने उसके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। मेरा दिफा नहीं किया था। मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी अपने भाई के बच्चों के नाम कर दी थी। मेरे बाप का सारा पैसा उनका था। उनकी मोहब्बत भी हमारे लिए नहीं थी। कुछ भी हमारे लिए नहीं था। महरोज़, ऐसे घरों के बच्चे जिनके माँ-बाप ने अच्छी ज़िंदगी ना गुज़ारी हो, उन घरों के बच्चे इतनी जल्दी शादी के रिश्ते पर भरोसा नहीं करते। उन्हें खौफ़ आता है कि वही कहानी जो मेरी माँ की थी, वही सब मेरे साथ ना हो जाए। तुम सोचो, जिस शख्स की वजह से मैं शादी से बददिल हुई, वो कितना बुरा शख्स होगा। फरहान ने जैसे बात ही खत्म कर दी थी। उनके अल्फाज लॉन्च की दीवारों पर भी अपना असर छोड़ गए थे। माहौल में हिज़्न सा फैल गया था। वो अच्छा आदमी था, मगर मेरा खौफ मुझे उसका साथ कबूल करने नहीं देता था। मुझे खौफ था कि मेरा बचपन, मेरी जवानी जिन महरूमियों और तकलीफ में गुजरी, अगर शादी के बाद भी वो तकलीफ कम ना हुई, तो शादी का क्या फ़ायदा। मैं मारपीट या गालियाँ खाने के लिए शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी माँ की तरह अपने शोहर से 2 वक्त की रोटी खाने के ताने पर और एहसान जताने नहीं सुन सकती थी। मैं यही सोचती थी कि एक शौहर का 2 रोटियों और एक छत का ही तो एहसान है, ना औरत पर। मैं अपने लिए खुद पैसा कमाऊंगी। ये मर्द की कमजोरी होती है कि वो अपनी बीवी पर एहसान जताए। उस नान नुक्ते का जो अल्लाह ने तय किया है, हो सकता है मेरा नसीब मुख्तलिफ होता, पर फरहान ने कॉफ़ी का मग उठा लिया था। मेरे लॉन्गस्टर आने के 2 साल बाद ही उसने शादी कर ली थी। फरहान ने इस्तज़ाइया हंसकर कॉफ़ी का घूंट भरा था। फराह के लहजे का कर्व महरोज के दिल को लगा था। फराह एक ऐसे गम का पहाड़ लगती थी जो बहुत सारे आंसू जमा होने के बाद बनता है। महरोज का गला भारी होने लगा। मैं उसको कोई इल्ज़ाम नहीं देती। ज़ाहिर है हर कोई शादी से बददिल नहीं होता, ना ही अकेली ज़िंदगी गुजारना हर किसी के बस की बात है। उसकी माँ जिंदा थी और ज़ाहिर है उन्हें ख्वाहिश होगी बेटे के सर पर सेहरा देखने की। वो कब तक मेरा इंतज़ार कर सकता था। महरोज का दिल डूब रहा था। अकेली ज़िंदगी गुजारना कठिन होता है, मगर वो शख्स भी कितना बुरा होता है जिसका रवैया दूसरों को इतना मुतासिर कर लेता है कि वो हर बंधन को कैद समझने लगता है और घबरा कर अकेली ज़िंदगी गुजारने का फैसला करता है कि शायद यूँ उसे कोई दुख नहीं मिलेगा। हालांकि दुख तो दोनों सूरतों में ही साथ रहता है। फ़र्क इतना है कि इतने रिश्तों में कोई एक ऐसा रिश्ता ज़रूर निकल आता है जो आपके दुख को बढ़ाने के बजाय उसे कम करने की कोशिश करता है। और हिना वगैरह वो अब महफूज हैं। बहुत वक्त हो चुका है मैं रोज उनसे रब्ता किए। आज से 4 साल पहले मेरा आखिरी दफा रब्ता हुआ था उनसे। हिना के 4 बच्चे हैं अब और बड़े के लिए वो लड़की ढूंढ रही है। फरहान ने मुस्कुराकर सर झटका था। आप मुतमईन होंगी ना इतने लोगों की जिंदगियां बचाकर। बिल्कुल। मुझे सिर्फ अपनी माँ से दूर रहने का गम है महरोज। बाकी मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं नहीं जानती कि हर रास्ता कैसे आसान होता गया। पहले ममनून के आदमियों से जान छुटी, फिर लॉन्गस्टर में स्कॉलरशिप ऑफर हुई, फिर वहीं से पीएचडी की, तो फेलोशिप ऑफर हो गई थी। मुझे बुक्स लिखने पर लिटरेरी अवार्ड्स मिले और अब मुझे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस पीएचडी के तलबा को रिसर्च में सुपरवाइज करना पड़ता है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं पैसे के पीछे नहीं भागी। पैसा जैसे खुद मेरे पीछे आता रहा है। मैं खुश और मुतमईन हूँ। मैं अब भी समझती हूँ कि उनका एकदम गलत था, मगर बच्चों की मर्जी ना मानना भी तो गलत है। जिस उम्र में तुम हो ना, ये बड़ी जज्बाती उम्र होती है। इसमें आप बच्चे पर जबरदस्ती करके उसे तोड़ देते हैं। उसे बस मोहब्बत ही समझ आती है और कुछ नहीं। लेकिन कत्ल कर देना, इस्लाम में कत्ल बहुत ही नागुजरे हालात में अलाउड है, पर गांव में तो बात बात पर इंसान को कत्ल करना ऐसा है जैसे को पैरों तले रोना। क्यों? गैरत। बस इस गैरत ने इतने कत्ल करवा डाले हैं कि इस गैरत से पूछना चाहिए, और कितना खून चाहिए कि तुम्हारी प्यास बुझे। फराह आखिर में हंसती थी। हालांकि तुम गौर करो तो गैरत एक एहसास है, फीलिंग, एब्स्ट्रैक्ट चीज, एक ऐसी चीज जो सिर्फ यहाँ। फराह ने शहादत की उंगली माथे पर रखी थी। यहाँ है, एवरीथिंग इन इज आवर माइंड। फरहान ने कंधे उचकाए थे। महरोज ने गहरा सांस भरकर कॉफी का मग उठाया था।
तो ये था वो माजी जो उससे छुपाया जा रहा था। तो ये थी वो गैरत और जिद की कहानी जिसने बेटी को माँ से जुदा कर दिया था। उस खौफ से घर की दूसरी बेटी को सुनाई नहीं जाती कि कहीं वो मुतासिर न हो जाए। पर इस सब में फरहा कहाँ गलत थी। फरहा की सोच बदल गई थी। गलती सिर्फ यही थी। महरोज ने नजर उठाकर फरहा को एक अज़्म के साथ देखा था। अब और नहीं, अगर जरार वाकई इससे मोहब्बत करते हैं तो उन्हें फरहा को वापस बुलाना होगा। वो एक लंबी सी राहदारी में फंसे हुए थे। नीम अंधेरा राहदारी में वो जिस कमरे का दरवाजा खोलते थे, वहां फरहा की गिला करती आंखें यक तक उन्हें देखती जाती थी। वो घबराकर दरवाजा बंद करके अगला दरवाजा की तरफ बढ़ते, मगर अगले दरवाजे में भी फरहा की बड़ी सी शिकायती नजरें उसे ही देखे जा रही थी। जरार ने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया था। उनका दम घुटने लगा था। कोई दरवाजा भी निजात का दरवाजा नहीं था। हर दरवाजा माजी की तरफ खुलता था। जरार की आंखें एकदम खुली थी। वो नीम अंधेरे कमरे में अकेले लेटे हुए थे। उनकी गर्दन और कमर पसीने से शराबोर थी। जरार कोहनी के बल उठे थे और पाँव पर दबाव डालते हुए उठे थे। उनके पाँव मन मन वसी हो रहे थे। अंधेरा माजी की तरफ धकेल रहा था। खामोशी खुद एहतसाब भी करवा रही थी। वो कितनी देर यूं ही खामोशी से बैठे रहे, जैसे सांस भी न लेते हों। आज फिर फरहा उन्हें याद आई थी। वो माँ और बीवी के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते थे, फरहा से नाराज रहते थे। दरअसल ऐसा कुछ था ही नहीं। वो अब भी उसके लिए इतने ही उदास थे जितना उसके घर छोड़ते वक्त थे। जब पहली रात फरहा ने घर से बाहर गुजारी थी, तो जरार को एहसास हुआ था कि जो भी हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। गुस्सा वक्ती था और अब गुस्से का नतीजा अच्छा नहीं निकला था। जरार सीना मसलते कमरे से बाहर निकले थे, तो सलीमा जान को वही लॉन्च में दरवाजे के पास बैठे पाया था। उनकी नम आंखें किसी के मुंतजर लग रही थी। मोरे, यहाँ गर्मी में बैठी है। जरार फौरन माँ की तरफ बढ़ा था और उनके कदमों में जा बैठा था। मोरे, बात करे ना मुझसे। माँ की खामोशी उन्हें खल रही थी। मोरे, उन्होंने सलीमा जान को घुटना हिलाया था। फरहा अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, मैंने उसे नहीं निकाला। अच्छा, मैं ढूंढ लूंगा। सलीमा जान के तासुर में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो ऐसे ही खामोश बुद्ध बने बैठी रही थी। उनकी आंखें वीरान लग रही थी। मोरे, मेरा क्या कसूर है? क्या उसने हमें एतमाद में लिया? मुझे नहीं तो आपको ही बता देती। आप हमेशा उसी का साथ देती हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जरार बस रो देने को थे। सलीमा जान यूं ही खामोश रही, जैसे चुप कर रोजा रख लिया हो। अगली सुबह जरार फरहा का पता करने उसकी यूनिवर्सिटी गया था, मगर वहां इस्तीफा दे आई थी। वो परेशान होता वापस घर आया था। उसे फरहा के दोस्तों और कोलिग्स का भी मालूम नहीं था। उसने खानदान के लोगों से पता करवाने की कोशिश की, मगर वो किसी के घर नहीं थी, ना ही ममनून के कब्जे में थी। फायरिंग के नतीजे में हिना और गुलरेज की मौत की खबर ने जरार और सलीमा जान को मजीद हिलाकर रख दिया था। हिना की मौत से जहां ममनून को सुकून मिला था, वहीं फराह की रूपोशी उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। ममनून अपने बड़े बेटे समेत उनके लॉन्ज में क्रोफर के साथ बैठे हुए थे। 5 साल की महरोज दोनों घुटने जोड़े उनके सामने वाले सोफे पर बैठी हुई थी। बेटी बहुत प्यारी है तुम्हारी। जरार को लॉन्च में दाखिल होता देखकर ममनून ने तबसरा किया था। महरोज, जाओ अपनी माँ के पास। जरार के आबरू तन गए थे। छोटी सी महरोज सर हिलाकर फौरन लॉन्च से बाहर निकली थी। अब के लेने आए हो? जरार कमीज का दामन बराबर करते हुए सोफे पर बैठे थे। फराह अभी भी आजाद है। तो तो हमारा बदला पूरा नहीं हुआ। ममनून ने गर्दन इधर उधर मोड़कर जैसे फराह को ढूंढने की कोशिश की थी। फराह अब यहाँ नहीं रहती। कहाँ है अब वो? खुद ढूंढ लो उसे। तुम बता दो कहाँ छुपाया है, क्यों हमसे खुआरी करवा रहे हो? उसे निकाल दिया है यहाँ से मैंने। उसे तुम अब ढूंढो या मारो, मुझे कोई सरोकार नहीं है उससे। जरा ने दिल पर जब्र करते हुए ये जुमला अदा किया था। अब तक उसके साथ खड़े थे और अब उससे कता ताल्लुक। ममनून का अंदाज तंजिया था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि हिना को छिपाने में उसका हाथ है। जब जान गया तो अपना फर्ज समझकर उसे निकाल दिया है। मैं कैसे यकीन करूं? मुझे तंग मत करो। आग तुम्हारे घर में लगी है और तुमने उसके शोले मेरे घर तक आने दिए, मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। अब तुम्हें फराह मिले तो उसके साथ जो चाहे करना। जरार के हाथ कप कप आए थे। उनका दिल भी डूबा था, मगर उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा था। उनके दिल से दुआ निकली थी कि उससे भी फराह की मौत की खबर मिले और वो उन जालिमों से बच जाए। तो फिर महरोज, नाम ना लो उसका। जरार ने फौरन उसकी बात काटी थी। उनका दिल दहल गया था। तुम्हारे पते की बात है। मेरे पोते से महरोज की बालिग होते ही निकाह पड़वा दो। हम फराह को और तुम सबको माफ कर देंगे, वरना जरार खान मैं कुछ भी माफ नहीं करता। फराह तो जान से जाएगी ही, तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। सोचो, तुम्हारे घर सिर्फ ख्वातीन हैं, तुम्हारा तो कोई बेटा भी नहीं है। कौन इन औरतों का सहारा बनेगा?
गाँव में तुम सब पर इतनी थू-थू हो चुकी हैं कि अब वहाँ जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है, तुम सबके लिए। सोचो। ज़रा दम साधे ममनून के चेहरे पर उभरने वाली खबीस मुस्कुराहट देख रहे थे। हाशिर खामोश बैठा बाप की शायद न सुन रहा था। ये फजूल सी शर्त है। ज़रा अटका था। महर उसका तो कोई कसूर नहीं है। बच्चों को बीच में नहीं लाते। ममनून, जंगों में भी बच्चों को छोड़ दिया जाता है। हमारे जंग के असूल मुख्तलिफ हैं। तुम पैसे ले लो। ममनून तंसियां हंस दिए थे। तुम और पैसे? तुम्हारे पास जायदाद तो है नहीं, किराए के मकान में रहते हो और हमें पैसे दोगे? तुम मांगो तो। 50 लाख। हाशिर फौरन बोला था। जरार के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। उन्होंने अंगूठे से माथे पर आया पसीना पोंछा था। ठीक है। ठीक है। ममनून को हैरत हुई थी। तुम्हें मतलूबा रकम मिल जाएगी, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। 1 महीना। एक नहीं, 2-3 महीने दो। मासी हाल में गड़बड़ होती गई और हाल ने मासी को शिकस्त दे दी। जरा यूं ही रात की खामोशी और नीम अंधेरे कमरे में थके थके से बैठे रहे। उन्हें कभी कभी मर्द होना बोझ लगता था। मर्दान की एक बोझ लगती थी, जिसे संभालते संभालते वो थक गए थे। यह मर्दान की उन्हें माँ के साथ दिल का हाल बयान करने नहीं देता था। वो जैसे बेटी की खुशी के लिए मुस्कुरा देते, वरना वो अब दिल से नहीं हंसा करते थे। उन्हें जिंदा दिल नहीं कहा जा सकता था। वो फराज से वक्ती तौर पर मुतफक्किर जरूर हुए थे, मगर वक्त ने ही उन्हें एहसास दिलाया था कि उन्हें फरहान से नफरत नहीं थी। वो नाराज जरूर थे, मगर उससे नफरत फिर भी नहीं कर सकते थे। ममनून के दोबारा घर आने पर वो दोबारा फरहान से बददिल हुए थे, जिसके एक गलत कदम का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, और वो आज तक भुगत रहे थे। कर्ज ने उनकी जवानी खाली और अब बुढ़ापा भी सुख से नहीं गुजरने दे रहा था। वो नहीं चाहते थे कि महरोज को मासी की भनक पड़े। उन्होंने गांव भी जाना तर्क कर दिया था। बस उनकी फैमिली अब उनकी माँ, बीवी और बेटी थी। वो आगे बढ़ जाना चाहते थे, मगर मासी भी कहाँ आसानी से भुलाया जा सकता है। फ्रैंकफर्ट के इस अपार्टमेंट पर पड़ने वाली सुबह बहुत मुख्तलिफ थी। अदादम खिड़कियों से पर्दे हटे हुए थे। हल्की हल्की धूप डाइनिंग टेबल पर पड़ रही थी। किचन से इश्तिहा अंगेज खुशबू पूरे लॉन्च में फैली हुई थी। इस अपार्टमेंट का माहौल ऐसा था जैसे बारिश हो जाने के बाद मौसम खुशगवार हो जाता है। मुरझाते फूल पानी चूसते ही तवाना महसूस करने लगते हैं। फरहा बहुत वक्त बाद इतनी पुरसुकून और मुतमईन लग रही थी। फराह एप्रन बांधे कमर हिला हिलाकर कुकिंग कर रही थी। महरोज उनका साथ देती प्याज काट रही थी। वो फराह को मुस्कुराता गुनगुनाता देखकर हंस देती थी, और कभी उनका साथ देते हुए खुद भी गा लेती थी। फ्रेंच ऑमलेट और बल वाले पराठे तैयार थे। दोनों खातिन डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ते से लुत्फ अंदोज हो रही थी। तो फिर कल जाओगी वापस? फराह ने चाय का प्याला उठाते हुए महरोज को देखा था। जी, इस महीने से पेपर शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैंने कंपनी से बात कर ली थी कि मैं रिमोट काम करूंगी। आने जाने में वक्त जाया हो जाता है बहुत। महरोज ने टिश्यू से घी में डूबी हुई उंगलियां साफ की थी। मैं तो बहुत मिस करूंगी तुम्हें। फरहा ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर अपने दुख का इजहार किया था। पेपर्स के बाद आऊंगी ना। वैसे आप मेरी सुपरवाइजर क्यों नहीं बन जाती? मैं तो पेपर्स के फौरन बाद थीसिस की तैयारी शुरू कर दूंगी। सोच लो, बहुत खरान किस्म की सुपरवाइजर हूँ मैं। पर शरारतन कहते हुए आंख दबाई थी। खरांड? महरोज ने हंसते हुए सर हिलाया था। अच्छा, मुझे एक याद आई। फरहा ने कांटे से फ्रेंच ऑमलेट का टुकड़ा काटा था। ये कर्ज की क्या बात थी? कुछ खास नहीं, मुझे वैसे इतना पता भी नहीं है। महरोज ने लापरवाही से कंधे उचकाकर ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डाला था। वो जानबूझकर कर्ज वाली बात गोल कर गई थी। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। फरहा ने मस्तूरी रोब डाला था। सफेद तो नहीं, ब्राउन है। महरोज ने बात हवा में उड़ाने की कोशिश की थी। साफ साफ बताओ, कैसा कर्ज है खान लाला पर? आपको पता है ना, वो मुझे लाइल्म रखते हैं। बस बस, लाइल्म रखते हैं तो कल कर्ज का जिक्र न करते। भला तुम भी चुप रह सकती हो? देख लिया मैंने कि तुम्हें बाल की खाल उतारनी आती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने कर्ज की दास्तान सुने बगैर उनका कर्ज उतारने का फैसला कर लिया? महरोज ने गहरा सांस भरते हुए कुर्सी से टेक लगा ली थी। मुझे यहाँ पढ़ने के लिए आना था, और इसलिए खान बाबा ने 44 लाख का कर्ज लिया है। महरोज ने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए सर झुका लिया था। फरहा चाय की चुस्की लेते हुए महरोज को बस देखे गई। दोनों कितनी ही देर खामोश रहे। मेरे लिए एक प्लॉट लिया था, वो भी बेच दिया उन्होंने। सारी जिंदगी बस वो हमारे लिए ही मेहनत करते रहे। जैसे मशीन होती है, ऐसे बस चलते रहे। मुझे मेडिकल का शौक था, पर मेरिट पर मेरा दाखिला नहीं हो सकता, और प्राइवेट लेने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानती थी कि अगर मैं अपनी ख्वाहिश का इज़हार उनसे कर देती, तो वो किसी भी तरीके से वो पूरी करते, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अक्सर खान बाबा मुझसे कहते थे कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम्हारे लिए घर खरीदना है। महरोज ने भरा हुए गले में कहते हुए फराह को देखा था। मेरी वजह से उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है।
मैं इसीलिए यहाँ ओवरटाइम लगाती हूँ ताकि जल्द अज जल्द हमारा कर्ज अदा हो सके। महरोज ने मुस्कुराकर गीली आंखें साफ की थी। फुप्पो, खान बाबा बुरा नहीं है, बस वो तुम मुझे अपने कितने करीब पाती हो? फराह के अचानक सवाल करने पर महरोज की बात अधूरी रह गई थी। उसने नासमझी से फराह को देखा था। ये कैसा सवाल है पप्पू? अगर तुम मुझसे भी ऐसी मोहब्बत करती हो जैसे अपने बाबा से है, तो तुम मुझे इनकार नहीं करोगी? इनकार तो बनता ही नहीं अब। इतने साल बाद मिले हैं, अब कोई किसी को इनकार नहीं करेगा। महरोज ने उनके हाथ की पुष्ट पर अपना हाथ रखा था। तो ये कर्ज मैं अदा करूंगी। नहीं फुप्पो, मैंने इसलिए बस। फरहान ने फौरन हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया था। अभी तुमने कहा मुझे इनकार नहीं करोगी। क्या मेरा तुम पर हक नहीं है? मैं क्या करूंगी इस पैसे का जब मेरे भतीजी इतनी मेहनत करके अपना कर्ज उतारती रहे? तुम मेहनत करो, मगर वो पैसे अपने लिए जमा करो। मेरे पास जो पैसे हैं वो अंडे तो दे नहीं रहे। मैंने खान लाला को तकलीफ भी बहुत दी है। अगर मैं उनकी परेशानी जरा सी भी कम कर सकती हूँ तो तुम मुझे मत रोको। उन्हें पता लग जाएगा। महरोज अभी भी अपने इनकार पर इसरार कर रही थी। तो उन्हें बताएगा कौन? फरहान ने उठी हुई मुस्कुराहट के साथ महरोज को देखा था। महरोज बालों में हाथ फेरते हुए चेहरा दाएं तरफ मोड़कर खिड़कियों से अंदर आती धूप को देखने लगी। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट और फराह के पास्ट में जो भी हुआ था सब मालूम हो गया है और वो किसी दूसरे की गैरत की वजह से अपने घर से दूर हुई थी। और मतलब मुझे समझ में नहीं आता इन गैरत वाले लोगों का कि कहता है कि मैं तुम्हारा तायाजाद हूँ, मैं निकाह करूंगा तुमसे। इन लोगों को ये हदीस तो याद रहती है कि हाँ, एक से ज्यादा निकाह हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि निकाह के वक्त दोनों की रजामंदी हो। तो इसे तो अपने फायदे के लिए याद रखते हैं, लेकिन वहीं किसी का निकाह करते वक्त दोनों की रजामंदी शामिल होनी चाहिए, चाहे वो अपने बच्चों का ही हो। तो इसे नहीं याद रखते। इस्लाम में तो दोनों को कहा गया है ना, तो दोनों में से जो अपने फायदे का हुआ उसे तो याद रखते हैं, लेकिन जो ना हुआ उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और मुझे एक तो ये हिना का समझ नहीं आया, जब तुम्हें मालूम था तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, ये तो मतलब सुसाइड हुआ सीधा-सीधा, क्योंकि तुम किसी भी वजह से नहीं बच सकते थे। तुम्हें अपने घरवाले का पहले से मालूम था और फिर इसके बाद भी तुम घर से भागी और फिर कुछ समझ ना आया तो फराह के पास चली गई। अरे! वो क्या कर लेगी? वो भी तो एक लड़की ही है। वो कहाँ से बचा लेगी तुम्हारे घरवाले से तुम्हें? तो नहीं, उसकी ज़िंदगी और आज़ाद कर दी। और मैं फराह का इतना यहाँ पे वो नहीं मानूँगी। हाँ, उसने हेल्प करी है, उसने अपनी तरफ से सही करा था। लेकिन उसने 2 ज़िंदगियाँ बचाने के लिए अपनी और अपनी पूरी फैमिली तो 5 लोगों की ज़िंदगी में को खतरे में डाल दिया, तो ये भी तो देखना चाहिए था उसे किसी की हेल्प करने से पहले। और ज़रार, भाई इसकी भी गैरत जाग गई इस वक़्त में। देख तो लो तुम्हारी बहन किस हालत में है, तुम्हारी सपोर्ट चाहिए था उसे। और जब मालूम हुआ कि हाँ, उसने साथ दिया है, तो छोड़ दिया उसे और घर से भी निकाल दिया एक तरीके से। नहीं कहा था उसने हाँ घर से निकलने को, लेकिन जा रही थी तो रोका भी नहीं। और फिर उसके बाद रिग्रेट हुआ तो कॉलेज गए थे, मतलब यूनिवर्सिटी गए थे उसे देखने के, मिल जाए लेने के लिए। लेकिन जब वही सालों बाद वो अपनी माँ से बात कर रही होती है, तो उसे लाने के बजाय उसे फ़ोन तक पर बात नहीं करने देते अपनी माँ से। तो ये क्या सीन था? अगर तुम्हें पछतावा था अपने किए का तो मतलब बात तो करने देते, ना लाते। लेकिन बात भी नहीं करनी दी तुमने, तो ये कैसा पछतावा हुआ? तो कुल मिलाकर सब ही गलत थे कहीं न कहीं, और थोड़ी बहुत सही थी तो फराह थी, लेकिन वो भी पूरी तरीके से सही नहीं थी। और वो वापस नहीं गई है तो मुझे ये भी कुछ गलत नहीं लगा कि हाँ, वो नहीं गई है। क्योंकि जो फ़ोन पर बात नहीं करने दे रहा वो घर में भी नहीं आने देगा, और क्या पता हिना के भाई अब भी नुकसान पहुँचा सकते थे हों उसे। चलें, तो आज हो गई बहुत सारी बातें और बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया आज। चलिए तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना।